तो ये बताना चाहता हूं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी 2014 में यहाँ से इलेक्शन लड़े थे और 10,000 की लीड से वो यहाँ से इलेक्शन जीते थे। और पिछले 10 सालों में जो काम उन्होंने जनता के लिए किए हैं और ये जनता की मांग थी, चूँकि यहाँ इस बार पैनल बना था कि हो सकता है कि रविंदर रैना साहब यहाँ से इलेक्शन ना लड़ें, लेकिन जब लास्ट में संगठनात्मक बैठक हुई, जो प्रक्रिया होती है भारतीय जनता पार्टी की, हर एक कार्यकर्ता ने, चाहे वो बूथ प्रेसिडेंट था, शक्ति केंद्र प्रमुख था, या मंडल्स की टीम थी, या डिस्ट्रिक्ट की टीम थी, सब ने यही रिकमेंड किया कि रविंदर रैना साहब ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं नौशहरा के। और पार्टी हाई कमांड ने भी उन्हीं के नाम पे मोहर लगाई, बयान दे दिया कि इंडियन आर्मी और मिलिटेंट्स का जो है आपस में सांठगांठ है। अपोजिशन ने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की है, उन्होंने डेवलपमेंट पे कभी बात नहीं की, उन्होंने शांति बहाल करने के लिए कभी बात नहीं की। फारूक अब्दुल्ला साहब या अपोजिशन की जितनी पार्टियां हैं, अच्छा होता अगर वो कहते कि जम्मू कश्मीर के युवाओं से बात करो, जम्मू कश्मीर के जो व्यापारी लोग हैं उनसे बात करो, जम्मू कश्मीर के किसानों से बात करो। उनको पता है कि मोदी साहब ने इतनी डेवलपमेंट और जनहित में काम किए हैं, वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, लेकिन जो आज का वोटर है वो बिल्कुल अवेयर है। और विधानसभा चुनावों की बात करें तो 2024 विधानसभा चुनाव जो हैं 10 साल के बाद हो रहे हैं और तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है कि किस तरीके से अपने मैनिफेस्टो को लेकर, घोषणा पत्रों को लेकर जो है आम पब्लिक के बीच में जाएं और तैयारियां किस तरीके से। हालांकि बहुत सारी पार्टियों ने, मैक्सिमम पार्टियों ने जो है वो अपनी कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है अनाउंस कर दी है। कुछ पार्टियाँ ऐसी भी हैं जिन्होंने अभी अपने कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं किए, लेकिन एक बड़ी नज़र जो है वो रहेगी खास तौर पर नौशहरा की बात करूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना जी जो हैं वो नौशहरा से आज उन्होंने नामांकन भरा है। और किसके साथ कड़ी टक्कर है और क्या लगता है कि यहाँ पर क्या एक बार दोबारा से नौशहरा के लोग उतना प्यार दे पाएंगे। हमारे साथ राकेश जी इस पर बातचीत करने के लिए, भाजपा के एक बड़े नेता हैं। राकेश जी, नौशहरा की बात करें, सबकी नज़र थी कि यहाँ पर, और यहाँ के लोगों को उम्मीद भी थी कि रविंदर रैना का नाम होगा। आपको लगता है कि पार्टी की बात करें, हाईकमांड की बात करें, उन्होंने एक बार फिर से रविंदर रैना पर विश्वास जताया है, उन्होंने किसी तरह का रिस्क नहीं लिया दूसरा कैंडिडेट यहाँ पर उतार कर। आपको लगता है कि यहाँ की जनता हमेशा रविंदर रैना को ढेर सारा प्यार देती है, इस बार चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल जी। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आज का जो नामांकन पत्र भरने का कार्यक्रम था, आपने उसको भी कवर किया जी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी 2014 में यहाँ से इलेक्शन लड़े थे और 10,000 की लीड से वो यहाँ से इलेक्शन जीते थे। और पिछले 10 सालों में जो काम उन्होंने जनता के लिए किए हैं और ये जनता की मांग थी, चूँकि यहाँ इस बार पैनल बना था कि हो सकता है कि रविंदर रैना साहब यहाँ से इलेक्शन ना लड़ें, लेकिन जब लास्ट में संगठनात्मक बैठक हुई, जो प्रक्रिया होती है भारतीय जनता पार्टी की, हर एक कार्यकर्ता ने, चाहे वो बूथ प्रेसिडेंट था, शक्ति केंद्र प्रमुख था, या मंडल्स की टीम थी, या डिस्ट्रिक्ट की टीम थी, सब ने यही रिकमेंड किया कि रविंदर रैना साहब ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं नौशहरा के। और पार्टी हाई कमांड ने भी उन्हीं के नाम पे मोहर लगाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से पार्टी हाई कमांड का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पार्टी वर्कर्स के सेंटिमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए रविंदर रैना साहब को फिर से नौशहरा से उतारा। हाल ही में कई जगह हम देख रहे हैं कि हालांकि अभी मैं बात करूं, साउथ को लेकर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, बाहू को लेकर नहीं उतारा, बात चल रही है कि शायद वहां पर रमन भल्ला उतर सकते हैं। लेकिन बात की जाए नौशहरा की, वहां पर कड़ी टक्कर रहेगी या नहीं रहेगी वो अलग बात है। लेकिन नौशहरा की बात करें, आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी जी के साथ एक बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो भी एक समय भाजपा में उन्होंने ज्वाइन किया था, फिर छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस में काफ़ी चीज़ें पीछे हुई, लेकिन सियासत में चीज़ें चलती रहती हैं। आपको लगता है कि अगर बड़ी टक्कर अगर भाजपा को हो सकती है नौशहरा में, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो सकती है? देखिए, यहाँ जो अलायंस का कैंडिडेट हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस हुआ है। व्यक्ति विशेष कौन है वो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा जी। मैं ये कहूँगा कि ये विचारधारा की लड़ाई है। ये लड़ाई है जो लोग राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ जुड़े हैं और जो लोग एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ हैं। उसमें मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके मेरे पास तथ्य हैं। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 35A और 370 को हम वापस लाएंगे। उसमें लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को हम रिलीज़ करेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि हम पाकिस्तान से वार्तालाप करेंगे। उसमें यह लिखा गया है कि नौशहरा और सुंदरवानी, पर्टिकुलरली मैं नौशहरा की बात करूंगा, 70 साल बाद पहाड़ी स्टेटस नौशहरा के लोगों को दिया गया, वो वापस उस पर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए हैं। देखिए, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है।
ये एक तरफ मोदी साहब हैं जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम किया है, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जो 70 साल पुरानी मांग थी कि धारा 370 को हटाया जाए, जो पार्टी का मैनिफेस्टो रहा 70 साल भारतीय जनता पार्टी का, ये अब दो विचारधाराओं की लड़ाई है, ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। राकेश जी, मैं एक चीज़ पे और आऊँगा, हालांकि एक के बाद एक केंद्रीय मंत्री भी जो है जम्मू में बैठ के प्रेस वार्ता भी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो आए दिन सवाल पूछ रहे हैं। हाल ही में श्यामलाल शर्मा जी की बात करें, उन्होंने कहा राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका ये बयान आता है कि देखिए जी, हमने इतने साल से डोगरा शासक जो राज करते थे उनकी कुर्सी पे हम बैठे हैं। 2 दिनों पहले एक बयान आता है, देखिए जी, जो गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हैं, ये इनको पैसा दो और ये वोट दे देंगे। उसके पहले बयान आता है मोहम्मद मुफ्ती जी का या फिर उमर साहब का या फ़ारूदुल्ला साहब का कि देखिए जी, आप एक काम कीजिए, आप पाकिस्तान से बातचीत कीजिए, आप उन मासूमों को छोड़ दीजिए। मतलब ये उन मासूमों की बात कर रहे हैं जो कि देश के विरुद्ध होकर, जिनको जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको बाहर निकाला फिर वही काम करेंगे, उनको छुड़ाने की बात कर रहे हैं। माना चुनावों में बयानबाजियाँ चलती हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति आपको लगता है कि आम पब्लिक समझती है भली भांति? देखिए राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जो बात आपने कही उसी संदर्भ में एक बात बताता हूँ कि हम नौशहरा सुंदरवानी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट रजौरी के वो लोग थे, यहाँ 2014 से पहले की अगर हम बात करें तो शाम को 5 बजे सारी मार्केट बंद हो जाती थी, और जो सुंदरवानी के पास एक पुल पड़ता है वहाँ गाड़ियाँ रोक दी जाती थी। यहाँ 6-7 बजे के बाद ऐसा लगता था कि ये सारा इलाका वीरान हो गया है। आज आप यहाँ आए हैं, अगर आप लेट हार्स में यहाँ से जाएंगे, आप देखेंगे रात को 12 बजे भी लोग आराम से घूम रहे हैं। ये मोदी साहब की देन है। और जहाँ तक बात रही विपक्ष की, जो बातें आपने उठाई, देखिए फारूक अब्दुल्ला साहब ने तो ये भी बयान दे दिया कि इंडियन आर्मी और मिलिटेंट्स का जो है आपस में सांठ-गांठ है। अपोजिशन ने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की है, उन्होंने डेवलपमेंट पे कभी बात नहीं की, उन्होंने शांति बहाल करने के लिए कभी बात नहीं की। फारूक अब्दुल्ला साहब या अपोजिशन की जितनी पार्टियां हैं, अच्छा होता अगर वो कहते कि जम्मू कश्मीर के युवाओं से बात करो, जम्मू कश्मीर के जो व्यापारी लोग हैं उनसे बात करो, जम्मू कश्मीर के किसानों से बात करो। उनको पता है कि मोदी साहब ने इतनी डेवलपमेंट और जनहित में काम किए हैं, वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन जो आज का वोटर है वो बिल्कुल अवेयर है, और हमें पूरा यकीन है। मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं ना तो इतना बड़ा कोई राजनेता हूं, मैं एक छोटा सा पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं नौशहरा कंस्टिट्यूंसी में आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस बार नौशहरा के जो वोटर्स हैं उन्होंने अपना मन बनाया है कि नौशहरा कंस्टिट्यूंसी में कमल ही खिलेगा। राकेश जी, कांग्रेस की बात करें, एक तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं जब से 335 से टूटी है, यहाँ पर माहौल ठीक नहीं है, लेकिन वहीं पर राहुल गांधी जी लाल चौक में जो है एक नॉर्मल आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम खाते नज़र आते हैं। अगर उनका ये कहना है कि वहाँ पर माहौल ठीक नहीं है, तो फिर बिना किसी सिक्योरिटी के वो वहाँ पर आइसक्रीम खाते कैसे नजर आए? तो ये आपको लगता है कि ये जो दोहरी मापदंड की राजनीति है, एक तरफ आप खुलेआम कश्मीर में घूमते हैं, जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ करता था, लाल चौक पर भी कोई इंसान जाता था उसको तिरंगा लेके जाने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज हालात बदले हैं। आपको लगता है कि दिल में तो वो समझते हैं लेकिन ज़ुबान से वो कह नहीं सकते? देखो, उनकी ये बयानबाजी उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है। आप अगर माननीय राहुल गांधी जी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखेंगे, मुझे लगता है उनकी एज भी ऑलमोस्ट 55 टचिंग है। आपने कभी नहीं देखा होगा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब कश्मीर में गए तो वो आपने देखा कि बर्फ़ में खेलते हुए नज़र आए थे सबको। और वो 70 साल पहले क्यों नहीं हो सका? वहाँ एक भय का माहौल था। राहुल गांधी जी ये समझते हैं कि मोदी साहब के आने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात सुधरे हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिकल्स मजबूरियां हैं। वो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर वो ऐसे बयान ना दें, उनकी ज़मीन तो वैसे ही खिसक चुकी है, तो उनकी ये दुकान बंद होने के कगार पे है, इसलिए वो इस किस्म के बयानबाजी करते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, मान लिया गठबंधन कर लिया आपने, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, लेकिन कांग्रेस चुप्पी साधे क्यों बैठी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस तरह से बयानबाजी आती है जो कि तोड़ने की बयानबाजी है, जो देश के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, जेलों में बंद उनको छुड़ाने की बात की जाती है, पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क से बातचीत की बात की जाती है, जो बार बार पीठ पे वार करता है। कांग्रेस की चुप्पी साधे बैठी है, क्या अलायंस कर लिया तो उनकी हर गलती पे पर्दा डालने के लिए उनके साथ खड़ी रहेगी? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात करें, कांग्रेस का तो यहाँ कोई जनाधार है नहीं। उन्होंने 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ा, दोनों की दोनों वो पार्लियामेंट में पिछले दिनों ही हार गए। जहाँ तक बात रही नेशनल कॉन्फ्रेंस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्या हाल कश्मीर में है आप सब जानते हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी मजबूत होती कश्मीर में तो उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्शन ना हारते। ये दोनों पार्टियों को ये लग रहा था कि अब हम
10 साल से तो सियासत, जम्मू कश्मीर की सियासत से बाहर हैं। आने वाले दिनों में हम और 5 साल ना वेट करना पड़े, इसलिए वो इस किस्म के षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि हमारे युवा ये जानते हैं कि उनका भविष्य किन हाथों में सुरक्षित है, और जम्मू कश्मीर की जनता, हमें पूर्ण विश्वास है कि जब ये रिज़ल्ट निकलेगा, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी और जम्मू कश्मीर में आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। जम्मू कश्मीर में आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, और हमने देखा पिछले कुछ दिनों में ये होता है, जब भी चुनाव आते हैं तो बयानबाजियां होती हैं। हालांकि भाजपा ये कहती नज़र आती है, क्या आपको वो वाला दौर चाहिए जब पत्थरबाजी हुआ करती थी? क्या आपको वो दौर चाहिए जो बड़े बड़े नेताओं के साथ सेपरेटिस्ट जो लोग हैं वो बैठा करते थे? या फिर आपको डेवलपमेंट के द्वार जिस तरीके से दिन प्रतिदिन खुलते जा रहे हैं, आपको ये दौर चाहिए? आपको अमन शांति चाहिए, आपको डेवलपमेंट चाहिए, आपको रोज़गार चाहिए, आपको यहाँ पर IIM IIT जैसे कॉलेज चाहिए, आपको यहाँ पर एम्स चाहिए, या फिर आपको वो युग चाहिए जो 2014 से पहले हुआ करता था? ऐसा भाजपा बार बार सवाल पूछती है। लेकिन कई तरह से कई तरह से ऐसे सवाल भी सामने आते हैं जो कि भाजपा जो इस समय अपोजिशन से पूछ रही है कि आप सियासत लड़िए, सियासत के मैदान में आइए, जीत हार का फैसला आम पब्लिक करेगी, लेकिन फिर भी इस तरह की बयानबाजी मत कीजिए जिससे आम जनता पर जो है वो ठेस पहुंचे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते रहिए चैनल वन। राहुल खत्री, नमस्कार।